हेलो बच्चों, ज्ञान गंगा ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है हिंदू अविभक्त परिवार। तो हिंदू अविभक्त परिवार किसे कहते हैं तो देखेंगे। हिंदू कानून के अनुसार यह पैतृक धंधा है, मतलब वंश परंपरा से चलने वाला धंधा। वंश परंपरा से प्राप्त धंधा संचालित करने वाले अविभक्त हिंदू परिवार को हिंदू अविभक्त कुटुंब की प्रथा कहा जाता है। परिवार के सभी व्यक्ति इसके सदस्य माने जाते हैं। ऐसी पीढ़ी का संचालन परिवार के वयोवृद्ध के हाथ में होता है, जिसे कर्ता कहा जाता है। यदि वयोवृद्ध व्यक्ति संचालन करने का इच्छुक न हो तो उसके बाद की वय वाले व्यक्ति को संचालन सौंपा जाता है। ऐसी पीढ़ियों का अस्तित्व भारत और नेपाल में है। आपने देखा होगा कि सुनार, लोहार जैसे जो धंधे हैं, तो ये लोग के धंधे कैसे हैं कि परंपरागत रूप से चले आ रहे हैं। पीढ़ी दर पीढ़ी एक दूसरे को यह व्यापार सौंपा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? हिंदू अविभक्त परिवार। इसके लक्षण हैं। पहला लक्षण है कानूनी अस्तित्व, कि हिंदू अविभक्त परिवार की पीढ़ी हिंदू कानून के द्वारा अस्तित्व में आती है। इस पीढ़ी का संचालन कुटुंब के वयोवृद्ध व्यक्ति के हाथ में होता है, जिसे कर्ता के नाम से पहचाना जाता है। तीसरा लक्षण है इसका स्वतंत्र कार्यक्षेत्र। इस धंधे का संचालन कर्ता स्वयं रूप से करता है। अन्य सदस्यों को मध्यस्थता करने का अधिकार नहीं है, पर सहायता कर सकते हैं। कर्ता की निर्णय क्षमता का अन्य सदस्य विरोध नहीं कर सकते हैं। चौथा है सदस्य पद। हिंदू अविभक्त कुटुंब की पीढ़ी में सदस्य पद जन्म से ही प्राप्त होता है। परिवार में जन्म लेने वाले बालक को जन्म के साथ ही सदस्य पद प्राप्त होता है। फिर है मौद्रिक नियंत्रण। धंधे के सभी मौद्रिक विषय कर्ता के हस्तक होने से पीढ़ी का कर्ता का मौद्रिक नियंत्रण होता है। संयुक्त संपत्तियों के रक्षण का कार्य भी वही कर्ता करता है। दायित्व देखेंगे। धंधे का कार्यक्षेत्र कर्ता संभालता है, इसलिए कर्ता का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। दूसरे सदस्यों का दायित्व सीमित होता है। आयुष्य। कर्ता या परिवार के अन्य सदस्यों की मृत्यु के बाद भी धंधा चलता रहता है। यदि कर्ता की मृत्यु होती है तो उसके बाद का उम्र में बड़ा व्यक्ति कर्ता बनता है। अगला है पूंजी प्राप्ति में कठिनाई। धंधे की सफलता का आधार कर्ता की कार्यक्षमता पर आधारित होता है। पूंजी प्राप्ति के लिए परिवार नहीं, परिवार जनों पर ही आधारित होना पड़ता है, जिससे अधिक पूंजी प्राप्त करने में कठिनाई होती है। अगला है दिवालिया। पीढ़ी दिवालिया हो जाए तो मात्र वयस्क दिवालिया घोषित किया जा सकता है, अवयस्क सदस्यों को नहीं। ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी के प्रत्येक सदस्य के भाग का उपयोग किया जा सकता है। कर्ता का दायित्व कैसा होता है? इसमें असीमित होता है। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि हिंदू अविभक्त परिवार क्या होता है, किसे कहते हैं। अभी हम देखेंगे कि साझेदारी किसे कहते हैं। साझेदारी, जैसे जैसे व्यापार और वाणिज्य का क्षेत्र बढ़ता गया, विस्तृत होता गया, वैसे वैसे व्यक्तिगत मालिकी की सीमाएं अधिक स्पष्ट होने लगी, मतलब कि उसमें जो कमियां थी वह सामने आने लगी। बड़े व्यापार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता होने लगी, कार्यदक्ष प्रबंधकीय शक्ति की आवश्यकता होने लगी, जोखिम उठाने की आवश्यकता होने लगी। तो इन सभी मर्यादाओं को दूर करने के लिए साझेदारी पीढ़ी को अस्तित्व में लाया गया। अभी हम देखेंगे कि साझेदारी पीढ़ी किसे कहते हैं। साझेदारी एक ऐसी धंधा की व्यवस्था है जिसमें धंधे का स्वामित्व एक से अधिक व्यक्तियों का होता है, और इसी प्रकार संचालन भी सभी अथवा सभी की तरफ से कोई एक अथवा एक से अधिक साझेदार करते हैं। इस प्रकार चलाए जाने वाले धंधे का परिणाम सभी वहन करते हैं।
भारतीय अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी यह ऐसे व्यक्तियों के बीच का संबंध है कि जो सभी के द्वारा या सभी की ओर से किसी एक के द्वारा संचालित धंधे के लाभ के विभाजन के लिए सहमत होते हैं। तो अभी हम इसके लक्षण देखेंगे कि इसमें कौन कौन से लक्षण हैं। पहला है करारजन्य संबंध। साझेदारी करार द्वारा अस्तित्व में आती है। यह अनुबंध लिखित होता है या मौखिक भी हो सकता है। साझेदारों के व्यवहार से उत्पन्न समझ से भी साझेदारी अस्तित्व में आती है। करार लिखित हो तो बहुत ज़्यादा हितकारी होता है। दूसरा लक्षण है स्थापना विधि। साझेदारी पीढ़ी की स्थापना विधि बहुत ही सरल है। कानून की कोई जटिल या लंबी विधि से गुजरना नहीं पड़ता है। तीसरा है पंजीकरण। साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन हितकारी जरूर है। साझेदारी पीढ़ी के पंजीकरण अधिकारी के पास अनुबंध प्रस्तुत करके पंजीकरण करवाया जाता है। चौथा है साझेदारों की संख्या। साझेदारी पीढ़ी में साझेदारी की संख्या कम से कम 2 होती है। यदि पीढ़ी शराफी बैंकिंग धंधा करती हो तो अधिकतम 10 और अन्य किसी भी प्रकार के सामान्य व्यवसाय अधिकतम 20 होती है। अगला है उद्देश्य। साझेदारी पीढ़ी का मुख्य उद्देश्य कानून धंधा की प्रवृत्ति करके लाभ प्राप्त करना होता है। लाभ रहित उद्देश्य की प्रवृत्ति साझेदारी नहीं होती है। उदाहरण, सामाजिक सेवा या धार्मिक कार्य करने की प्रवृत्ति कानून अनुसार होते हुए भी इसमें लाभ का उद्देश्य न होने से ये साझेदारी नहीं है। पूंजी। सामान्य रूप से सभी साझेदार पूंजी लाते हैं। इसके बावजूद पूंजी लाना सभी साझेदारों के लिए अनिवार्य नहीं होता। अनुबंध में दर्शित प्रमाण के अनुसार ही साझेदार पूंजी लाते हैं। नेक्स्ट है संचालन। साझेदारी पीढ़ी का संचालन सभी साझेदार संयुक्त रूप से कर सकते हैं। सभी साझेदारों को धंधे के निर्णयों में भाग लेने का अधिकार है। करार में दर्शाए गए अनुसार कोई एक या एक से अधिक साझेदार भी संचालन कर सकते हैं। अगला है असीमित दायित्व। व्यक्तिगत मालिकी की तरह ऋण चुकाने के संदर्भ में साझेदारों का दायित्व कैसा होता है? असीमित होता है। आवश्यकता पड़ने पर अपनी निजी संपत्ति बेचकर भी पीढ़ी का दायित्व चुकाना पड़ता है। साझेदारी अधिनियम के अनुसार साझेदारी पीढ़ी के दायित्व के लिए साझेदार व्यक्तिगत और संयुक्त रूप से उत्तरदायी है। इसीलिए यदि कोई भी एक साझेदार पीढ़ी के दायित्व के संदर्भ में निजी संपत्ति से न चुका सके तो शेष साझेदारों को निजी संपत्ति से भरपाई करनी पड़ती है। अगला है मालिकी का परिवर्तन। साझेदारी पीढ़ी में मालिकी का परिवर्तन सरल नहीं है। सभी साझेदारों की सहमति के बिना कोई भी साझेदार अपने हिस्से का किसी को हस्तांतरण नहीं कर सकता है। यदि साझेदार सभी साझेदारों की सहमति के बिना हिस्से का हस्तांतरण करे तो कोई भी साझेदार पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है। अब पीढ़ी का विसर्जन करवा सकता है मतलब कि साझेदारी समाप्त कर सकता है। अगला है कानूनी स्थान। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में साझेदारों के अधिकार, कर्तव्य, नियम, पीढ़ी का पंजीकरण तथा अन्य व्यवस्थाएं दर्शाई गई है। नेक्स्ट है पीढ़ी का आयुष्य। साझेदारी की आयु सीमित होती है। साझेदारी और साझेदारी पीढ़ी का अलग अस्तित्व होता है। इस कारण कोई एक साझेदार पागल हो जाए, मृत्यु प्राप्त करे अथवा दिवालिया घोषित हो जाए तो साझेदारी का अंत हो जाता है। शेष साझेदार सर्वसहमति से संबंधित साझेदार के भाग का विभाजन आंतरिक रूप से अथवा नए साझेदार के प्रवेश द्वारा कर सकते हैं। ऐसे साझेदारी की समाप्ति हो तो हो जाती है, लेकिन कई बार पीढ़ी का विसर्जन नहीं होता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि साझेदारी के लक्षण कौन कौन से हैं। अभी इससे क्या लाभ होते हैं वो देखेंगे। साझेदारी से प्राप्त होने वाले लाभ।
नंबर 1 है सरल एवं मितव्ययी स्थापना विधि, मतलब कि साझेदारी पीढ़ी की स्थापना करना सरल है और आसान है। स्थापना विधि के लिए कोई विशेष कानूनी विधि से गुजरना नहीं पड़ता है। कानून के अनुसार साझेदारी पीढ़ी का पंजीकरण करवाना अनिवार्य नहीं होता है, लेकिन यदि पंजीकरण करवा दिया जाए तो यह क्या होता है, लाभकारी होता है। दूसरा है कार्यक्षम संचालन। व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी पीढ़ी में एक से अधिक व्यक्ति होने से उसके विशिष्ट ज्ञान, बुद्धि, योग्यता और अनुभव का लाभ पीढ़ी को प्राप्त होता है, क्योंकि इसमें एक से अधिक लोग जुड़े होते हैं और कार्य करते हैं। धंधे का संचालन साझेदारों के हाथ में ही होने से संचालन में विशेष रुचि तथा सावधानी रखते हैं। साझेदारों का कर्मचारियों पर प्रत्यक्ष नियंत्रण होने से पीढ़ी का कार्यक्षम संचालन होता है। तीसरा है लाभ साख में वृद्धि। प्रत्येक साझेदार का दायित्व असीमित होने के कारण व्यापारी पीढ़ी को उधार माल का विक्रय तथा ऋण देने में हिचकिचाते नहीं हैं। लेनदार अपना ऋण किसी भी साझेदार की व्यक्तिगत संपत्ति को वसूल कर सकता है, इसलिए व्यक्तिगत मालिकी की तुलना में साझेदारी वाले धंधे को अधिक साख प्राप्ति की संभावना होती है। अगला है अधिक पूंजी। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक साझेदार होने से अधिक पूंजी प्राप्त की जा सकती है। भविष्य में धंधा विकसित हो तो अधिक पूंजी की आवश्यकता हो तो नए साझेदारों का प्रवेश करवाया जा सकता है, जिससे अधिक पूंजी भी प्राप्त की जा सकती है। नेक्स्ट है श्रम विभाजन का लाभ। पीढ़ी के अलग अलग साझेदारों की कुशलता के साथ उनकी शक्तियों का लाभ प्राप्त किया जा सकता है। प्रत्येक साझेदार को उनकी शक्ति और योग्यता के अनुसार कार्य सौंपे जा सकते हैं, जिससे श्रम विभाजन का लाभ भी प्राप्त होता है। अगला है योग्य निर्णय। साझेदारी पीढ़ी में कोई भी निर्णय लेने से पहले उस पर चर्चा विचारना होती है। प्रत्येक साझेदार का मंतव्य लिया जाता है। उसके बाद धंधे के हित में सर्वसहमति से निर्णय को लिया जाता है। निर्णय प्रक्रिया में सभी साझेदारों के ज्ञान और अनुभव का लाभ प्राप्त होने से त्रुटि युक्त निर्णयों की संभावना अल्प होती है, मतलब कि गलती वाले निर्णय नहीं लिए जाते हैं और योग्य निर्णय लिए जाने से साझेदारी पीढ़ी को लाभ प्राप्त होता है। अगला है परिवर्तनशीलता। साझेदारी ऐच्छिक करार है, मतलब कि स्वयं की इच्छा से किया जाने वाला करार। इस अनुबंध में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। परिवर्तित होते संयोगों के अनुसार पीढ़ी के संचालन और इसके ढांचे में भी आवश्यक परिवर्तन सरलता से किए जा सकते हैं। अल्पसंख्यक के हितों का रक्षण। सामान्य रूप से साझेदारी के धंधे में कोई भी कार्य सभी साझेदारों की सहमति से होता है। पीढ़ी के निर्णयों में किसी भी एक साझेदार की असहमति हो तो वह निर्णय नहीं लिया जा सकता। कोई भी साझेदार पीढ़ी के विसर्जन की मांग कर सकता है। इस प्रकार अल्पसंख्यक के हितों का भी रक्षण इसके अंतर्गत होता है। नेक्स्ट है ग्राहकों के साथ सीधा संपर्क। व्यक्तिगत मालिकी की तरह साझेदारी में भी ग्राहकों और कर्मचारियों के साथ सीधा संपर्क होने से आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन किया जा सकता है। अगला है आर्थिक सत्ता का विकेंद्रीकरण। साझेदारी संस्था में 2 या 2 से अधिक सदस्य होने से आर्थिक सत्ता सभी साझेदारों के मध्य विभाजित हो जाती है। फिर है आयकर का अल्प बोझ। साझेदारी पीढ़ी का लाभ प्रत्येक सदस्य साझेदार को साझेदारी अनुबंध के अनुसार विभाजित हो जाने से आयकर का जो बोझ होता है वह कैसा होता है, कम होता है। तो इस प्रकार से साझेदारी के लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं। अभी हम देखेंगे कि साझेदारी पीढ़ी के सीमाएं। पहला है सीमित पूंजी। आधुनिक उद्योग धंधे की विकास और विशाल कद को ध्यान में रखते हुए साझेदारों की पूंजी एकत्र करने की शक्ति सीमित है। साझेदारी पीढ़ी द्वारा विशाल पैमाने वाले धंधे को अवकाश कम रहता है और संशोधन जैसे कार्य भी
पूंजी अल्प होने के कारण नहीं किए जा सकते हैं। दूसरा है असीमित दायित्व। साझेदारी पीढ़ी में प्रत्येक साझेदार का दायित्व अमर्यादित होता है, मतलब असीमित होता है। किसी एक के द्वारा पीढ़ी की ओर से किए गए कार्य के लिए सभी साझेदार उत्तरदायी होते हैं। पीढ़ी का ऋण चुकाने के लिए पीढ़ी की संपत्तियां पूरी न हो, ऐसे संयोगों में साझेदारों को स्वयं की अथवा निजी संपत्ति को बेचकर भी ऋण को क्या करना पड़ता है, चुकाना पड़ता है। अगला है मतभेद की संभावना। मतभेद और कलह की संभावना इसके अंतर्गत होती है। साझेदारों में जब तक एकता और सुमेल हो तब तक संचालन अच्छी तरीके से चलता है। साझेदारों के बीच यदि कलह हो जाए और फूट पड़ जाए तो क्या होता है, इसकी संभावना बनी रहती है, जिसका नुकसान भी किसे भुगतना पड़ता है, साझेदारी को भुगतना पड़ता है। अगला है रहस्यों को बनाए रखना कठिन होता है। साझेदारी में कोई भी महत्वपूर्ण धंधा के निर्णय सभी साझेदार मिलकर लेते हैं। कैसे लेते हैं, चर्चा विचारणा करके लेते हैं। तो साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के बिना यदि निर्णय नहीं लिया जाए, यह संभव इसके अंतर्गत नहीं है। साझेदारों के साथ चर्चा विचारणा के कारण धंधे के रहस्यों को प्रभावक रूप से बनाए रखना क्या होता है, कठिन होता है, अर्थात रहस्यों की गुप्तता इसके अंदर नहीं रहती है। अगला है हिस्से के हस्तांतरण में कठिनाई। साझेदारी पीढ़ी में साझेदार अपने भाग को दूसरे व्यक्ति को सरलता से हस्तांतरण नहीं कर सकता है। हस्तांतरण करना हो तो सर्वसहमति आवश्यक है। अगला है निर्णयों में विलंब। नियमानुसार प्रत्येक साझेदार पीढ़ी के संचालन में भाग ले सकता है। साझेदारों में आंतरिक कलह के कारण निर्णय लेने में विलंब होता है, जिससे संचालन की दुर्दशा होती है। आंतरिक वैमनस्य के कारण कई बार साझेदारी पीढ़ी का असमय विसर्जन हो जाता है, मतलब साझेदारी समय से पूर्ण नहीं होती है। अगला है अल्प आयु। किसी भी साझेदार के दिवालिया होने पर, पागल होने पर या उसके मृत्यु के कारण कानूनन साझेदारी पीढ़ी का अंत हो जाता है। अभी हम देखते हैं साझेदारों के प्रकार। तो साझेदारों के प्रकारों में पहला प्रकार है सक्रिय साझेदार, मतलब कि एक्टिव पार्टनर। साझेदारी कानून के अनुसार यदि व्यक्ति साझेदार बने और पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रुचि लेकर कार्य करे तो उसे सक्रिय साझेदार कहा जाता है। ऐसा साझेदार लाभ हानि में निश्चित किया गया भाग प्राप्त करता है। पीढ़ी के कार्यों के लिए अन्य साझेदारों का एजेंट माना जाता है। तो इस प्रकार इसे क्या कहा जाता है, सक्रिय साझेदार कहा जाता है। दूसरा है निष्क्रिय साझेदार, मतलब कि स्लीपिंग पार्टनर। यदि साझेदार साझेदारी करार के अनुसार पीढ़ी का साझेदार बने, लाभ हानि उठाए, परंतु पीढ़ी के संचालन में सक्रिय रूप से भाग न लेता हो, मतलब कि वह किसी भी प्रकार का कार्य करने के लिए तैयार नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, निष्क्रिय साझेदार कहा जाता है। लेकिन इसका दायित्व क्या होता है, असीमित होता है। तीसरा है नाम मात्र का साझेदार। नवीन स्थापित होती पीढ़ी का शीघ्र विकास करने तथा प्रतिस्पर्धा में टिके रहने के लिए कई प्रतिष्ठित व्यक्ति अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने दे तो उसे क्या कहा जाता है, नाम मात्र का साझेदार कहा जाता है। नाम मात्र का साझेदार पीढ़ी में पूंजी नहीं लाता है, ये मात्र अपने नाम का उपयोग पीढ़ी को करने के लिए देता है, जिससे पीढ़ी की साख में क्या होने लगती है, वृद्धि होने लगती है, परंतु उसका दायित्व अन्य साझेदारों की तरह असीमित होता है। अगला है मात्र लाभ का साझेदार। जब किसी व्यक्ति की विशिष्ट योग्यता या ज्ञान तथा अनुभव का लाभ लेने के लिए उसे पीढ़ी में साझेदार बनाया जाए तब उसे मात्र लाभ का साझेदार कहा जाता है। लाभ का साझेदार पीढ़ी में पूंजी लाए या न लाए, फिर भी उसे लाभ में से हिस्सा दिया जाता है। पीढ़ी में यदि हानि हो रही है, मतलब कि पीढ़ी की हानि में उसका किसी भी प्रकार का कोई भाग नहीं होता है।
क्यों? क्योंकि यह मात्र लाभ का हिस्सेदार होता है, लाभ का पार्टनर होता है। अगला है मान लिया गया साझेदार। जिस व्यक्ति ने साझेदारी का अनुबंध न किया हो, पीढ़ी में पूंजी न लाई हो तथा लाभ में हिस्सा भी प्राप्त न किया हो, उसके व्यवहार के आधार पर त्राहित व्यक्ति उसको साझेदार मान लेता है। इसके कारण उसे मान लिया गया साझेदार कहा जाता है। संचालन या लाभ में भाग न लेने के बावजूद भी त्राहित द्वारा उसकी साख को ध्यान में रखते हुए पीढ़ी के साथ व्यवहार करने से उसका दायित्व भी असीमित होता है। अगला है अवयस्क साझेदार। भारतीय अधिनियम के अनुसार मात्र वयस्क व्यक्ति ही अनुबंध करने के योग्य होता है, इसलिए वयस्क व्यक्ति साझेदार बन सकता है, नाबालिग नहीं। यदि किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए तो उसके अवयस्क बालक को साझेदार बनाया जा सकता है। अवयस्क साझेदार का पीढ़ी के ऋण चुकाने के संबंध में कोई दायित्व नहीं होता। नाबालिग साझेदार की निजी संपत्ति लेनदार जब्त नहीं कर सकता है। जब तक वह वयस्क हो जाए तब उसकी इच्छा हो तो दूसरे साझेदारों की तरह वह भी सामान्य साझेदार बन सकता है। तो इस प्रकार हमने अभी अलग अलग प्रकार के साझेदारों के बारे में जानकारी प्राप्त की, जिसमें पहला था सक्रिय साझेदार, फिर निष्क्रिय साझेदार, नाम मात्र का साझेदार, मात्र लाभ का साझेदार, मान लिया गया साझेदार और अवयस्क साझेदार। तो ये 6 प्रकार के साझेदार हो सकते हैं।